हेलो फ्रेंड, हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। और जनरली आप लोग त्रिभुजों के बारे में जानते ही होंगे कि जैसे कि आपने पढ़ा होगा समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, और एक और त्रिभुज पढ़ा होगा जिसका नाम सुना होगा आपने। तो आपने समकोण त्रिभुज के बारे में सुना हो, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में राइट एंगल। तो समकोण त्रिभुज से हम रिलेट करने वाले हैं त्रिकोणमिति से। तो आज बेसिकली हम त्रिकोणमिति के बारे में परिचित कराना चाहते हैं और उससे रिलेटिव हम और कुछ भी पढ़ना चाहते हैं। ओके फ्रेंड, तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड हम त्रिकोणमिति को भी लगाएंगे। ओके फ्रेंड, तो तैयार हो जाइए। आप समकोण त्रिभुज तो जानते होंगे। समकोण त्रिभुज दो प्रकार का होता है, एक होता है विषम बाहु समकोण त्रिभुज, एक होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो समद्विबाहु तो आप जानते हो जिसमें दो भुजाएं समान होती हैं, और त्रिभुज तीन लाइनों से घिरे क्षेत्र को हम त्रिभुज कहते हैं। तो जनरली समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है। ओके फ्रेंड, तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जैसे हम एक यहाँ पर राइट एंगल तैयार करने वाले हैं। ओके, ये हमारा राइट एंगल है। यहाँ पर ये हम जानते हैं, अगर हमारे ए बी सी त्रिभुज है जिसमें कोण जो बी है, बी एक 90 डिग्री का है। अगर कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है त्रिभुज में तो हम कह सकते हैं वो एक समकोण त्रिभुज है। ओके फ्रेंड, समकोण त्रिभुज। तो ये हमारा जो है वो है समकोण त्रिभुज। ओके फ्रेंड, राइट एंगल। ये हमारा राइट एंगल है। तो आप लोग जानते होंगे कि ये हमारी कहलाती है आधार, ये हमारा कहलाता है लंब, और हमारा कहलाता है कर्ण। ओके फ्रेंड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसे हम पी से डिनोट करेंगे। इसे बोलते हैं आधार फॉर बेस, जिसे हम बी से डिनोट करेंगे, और इससे बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। जिसे हम एस से डिनोट करेंगे। ओके फ्रेंड, तो आप लोगों को समझ में आया होगा, ये हमारा राइट एंगल। और यहाँ पर एक चेक करना है, यहाँ पर आधार फिक्स नहीं है, ना ही लंब फिक्स है, बाकी यहाँ पर कर्ण फिक्स है। तो जनरली यहाँ पर ये तो हमारा 90 डिग्री होगा, फिक्स है, बट इन एंगल की वैल्यू डिफरेंट होती है। अगर यहाँ पे 30 है तो कंफर्म होगा 60 होगा, अगर यहाँ पे 60 है तो कंफर्म हो गया 30 होगा, अगर यहाँ पे 45 पे कंफर्म हो गया 45। तो हम क्या कह रहे हैं, 30 है तो 60 है, 60 है तो 30 है, 45 है तो 45 है। ये हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, और जनरली ये कोण हमारा 90 अंश का ऑलरेडी पहले से है। तो आप समझ गए होंगे, अगर ये कोण हमारा 90 अंश का है तो इन दो कोणों का योग 90 अंश और होगा। ओके फ्रेंड, तो इनमें से हमें अगर किसी एक कोण की वैल्यू ज्ञात है, एक कोण ज्ञात हो जाए, दूसरा कोण हम उसको 90 माइनस करके समझ लेते हैं। जैसे अगर ये हमारा 30 होगा तो ये हमारा कन्फर्म 60 होगा, या फिर ये 60 होगा तो कन्फर्म है हमारा 30 हो गया। बाई द वे ये हमारा 65 डिग्री रहा तो कन्फर्म होगा ये हमारा कितने डिग्री होगा फ्रेंड, ये हमारा 25 डिग्री होगा। ओके फ्रेंड, क्योंकि हमें इसका और इसका सम 90 करना है, 90 करना है। ओके, तो आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ पर। और बेसिकली हम इसको ये बता दें, हम जहां पर खड़े रहते हैं वहां से हमारा बनता है आधार, और वहीं से हमारा बनता है थीटा। ओके फ्रेंड, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। तो यहाँ पर हम थोड़ा और इससे वाकिफ कराना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमारी साइड से ये हमारा थीटा बन जाएगा। तो इस थीटा की ओर से हम कह देंगे ये हमारा आधार हो जाएगा, और थीटा के सामने वाली भुजा कहलाएगी लंब,
और जस्ट लंब और आधार के सामने वाली या उसके तीसरी भुजा कहलाएगी कर्ण। ओके फ्रेंड, इसे हम बोलेंगे बेस, इसे बोलेंगे हम परपेंडिकुलर, इसे बोलेंगे हम हाइपोटेन्यूस। ओके फ्रेंड, तो ऐसा नहीं कि हमारा लंब रहेगा, अगर यहाँ पे थीटा रहेगा, अगर यहाँ पर थीटा रहा यहाँ पर नहीं रहा माना कि, तो ये हमारा हो जाएगा आधार, ये हमारा हो जाएगा लंब और ये हमारा कर्ण ही रहेगा। ये हर एक कंडीशन में कर्ण रहेगा, एक किसी कंडीशन में चेंज नहीं होगा। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा। इसी बिहार पर हम आज पढ़ने वाले त्रिकोणमिति। तो जनरली यहाँ पर त्रिकोणमिति में आपने सुना होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इन तीनों त्रिकोणमिति के अपोजिट होते हैं। साइन का होता है कॉसेक थीटा और कॉस का होता है सेक थीटा और टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। ओके फ्रेंड, तो थोड़ा इसको और रिपीट कर लें। ये हम जैसा कि आप लोग जानते हो, जो साइन थीटा होता है हमारा, साइन थीटा होता है, एक होता है कॉस थीटा और एक होता है टेन थीटा। तो जनरली कौन से थीटा या साइन थीटा कॉस थीटा किसके अकॉर्डिंग या कौन सी भुजाओं से मिलकर बनी होती है, किन दो भुजाओं का अनुपात होता है। तो आप इसके बेस में डीप में तो नहीं बताएंगे हम इसको कि जी कैसे साइन थीटा की व्युत्पत्ति हुई, कैसे कॉस थीटा की व्युत्पत्ति हुई, कैसे टेन थीटा की व्युत्पत्ति हुई। फिलहाल आप इतना सीख लें और इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और आगे इसके आगे जो हम सारणी पढ़ने वाले उसको हम डिटेल में पढ़ देंगे कि इसकी वैल्यू कैसे व्युत्पत्ति हुई। ओके फ्रेंड, जो साइन थीटा है, जो अगर हम थीटा यहाँ पे मान लें, ओके फ्रेंड, थीटा हम यहाँ पे मान लेते हैं तो ये हमारे एज इट इज रहेंगे। ये हमारा आधार हो जाएगा, एक लंब हो जाएगा, एक कर्ण हो जाएगा। आई मीन ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है फ्रेंड, वो होता है लंब बटे आधार। ओके फ्रेंड, ये होता है हमारा लंब बटे आधार, या इंग्लिश में कहेंगे तो कह लेंगे अपन परपेंडिकुलर। जो साइन थीटा होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। तो इसे हम जो इंग्लिश में डिनोट करेंगे तो P/H। ओके फ्रेंड, इसी प्रकार जो कॉस थीटा होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। तो इसे हम इंग्लिश में डिनोट करेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओके फ्रेंड, इसी प्रकार जो टेन थीटा होता है वो हमारा होता है लंब बटे आधार। तो इसे हम डिनोट करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके फ्रेंड, तो आपको समझ में आया होगा। अब इनके जस्ट अपोजिट, अगर हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस जस्ट अपोजिट कर दें, आई मीन H की प्लेस पे P कर दें और P की प्लेस पे H कर दें, तो उसका क्या मतलब हो जाएगा। तो ये अगर हमें ऐसा करना पड़े कि H को अंश में पहुंचा दे और P को हर में कर दिया, तो हमारा यहाँ पे साइन थीटा का अपोजिट हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं कॉसेक थीटा। याद रखना फ्रेंड कि हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर या फिर कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब को हम जनरल रूप से क्या कहेंगे, कॉसेक थीटा। इसी प्रकार सेक थीटा का अपोजिट हो जाएगा, कॉसेक थीटा का अपोजिट हो जाएगा सेक थीटा, जिसे हम बोलेंगे कर्ण बटे आधार या फिर हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ओके फ्रेंड, इसी प्रकार जो कॉट थीटा होगा हमारा फ्रेंड, वो हमारा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर आई मीन आधार बटे लंब। इन 6 वर्णों से आप परिचित हो गए होंगे। 6 त्रिकोणमितीय फलन, जिसे हम बोले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये होता है हमारा फ्रेंड परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, ये होता है फ्रेंड हमारा बेस अपन हाइपोटेन्यूस, ये टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। इसी प्रकार इनके जस्ट अपोजिट इनको कैसे डिनोट करते हैं आप भी देखिए। तो आपको इस जे वैल्यू याद करनी पड़ेंगी और जनरली हो तो यहाँ पर इनको याद करना कोई टफ नहीं है, बहुत ईजी है। अब इसी प्रकार आप इन चीजों से परिचित हो गए हो। अब हम कुछ आगे का पढ़ने वाले, इनका हम त्रिकोणमितीय टेबल पढ़ लेते हैं कि साइन थीटा या थीटा इन द सेंस 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश की वैल्यू क्या होती है, और इसको हम डिटेल में ही पढ़ लेते हैं, तो अपन जी इसको भूलेंगे नहीं कभी। ओके फ्रेंड,
एक और फ्रेंड बात, अगर हमारा एक राइट एंगल है, अगर हमारा एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो उसमें एक थ्योरम यूज होती है जिस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ओके फ्रेंड, अगर हमारा राइट एंगल है या समकोण त्रिभुज है तो उसमें एक थ्योरम यूज होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो जिस पाइथागोरस थ्योरम होती है जो हमारी ओके फ्रेंड, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है फ्रेंड, वो होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके फ्रेंड, तो जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण फॉर एच स्क्वायर, लंब फॉर पी स्क्वायर और आधार फॉर बी स्क्वायर। तो इसे हम बोलेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो राइट एंगल में एक थ्योरम यूज होती है जो इस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर चाहे वो समकोण त्रिभुज हो तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए राइट एंगल। तो राइट एंगल में एक थ्योरम यूज होती है, इस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। इसका होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके फ्रेंड, ये तो आपको याद होगी। और यहाँ पे इनसे क्या हो जाता है, इस थ्योरम की यूज कैसे करेंगे, जैसे बाय द वे अगर ए वैल्यू 3 दी है, ए वैल्यू 4 दी है, आई मीन सी बी सी या सी बी की जो लंबाई है वो हमारे लिए बी से सी की बीच की दूरी दी हो 3 मीटर या 3 सेंटीमीटर कुछ मान लो या 3 इकाई, और बी से ए की बीच की दूरी हो 4 इकाई। तो हमें ए से सी की बीच की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या ज्ञात करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें फिलहाल कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। तो अगर इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम फ्रेंड, तो यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या निकलेगा, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी फॉर 4 का स्क्वायर और सी बी फॉर बी इन द सेंस बेस है हमारा, ये बिंदु नहीं है, बी फॉर 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9, तो 16 प्लस 9 हो जाएंगे अपने 2500। एच स्क्वायर इक्वल टू 2500, एच की जो वैल्यू आएगी फ्रेंड वो आएगी √25, तो एच इक्वल टू आ जाएगा 5। तो आप लोग जानते हो कि यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। ओके, तो इस थ्योरम का यूज हम ऐसे वाले क्वेश्चन में कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग समझिएगा हो कि कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इस थ्योरम का यूज कहाँ कैसे रहेंगे। जनरली याद रखना कि ये 3, 4, 5 में जो बड़ी भुजा रहेगी वो हमारी कर्ण कहलाएगी, और यहाँ पे हम ये जो दो छोटी भुजाएं या दो अंक रहेंगे वो परपेंडिकुलर या बेस या परपेंडिकुलर, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जनरली यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ पर बोल रखते यहाँ पर 3 रद्द होगी, तो यहाँ से कुछ नहीं रहेगा कि हम ये कुछ डिफरेंट हो जाए, ये हमेशा 5 ही रहेगा। ओके फ्रेंड, तो अगर ये जो हमारे नंबर निकलते हैं 3, 4, 5, इसे बोलते हैं हम पाइथागोरस ट्रिपलेट। ओके फ्रेंड, इन नंबरों को कहते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट, या फिर इनके मल्टीपल भी हो सकते हैं। मल्टीपल इन द सेंस अगर इन्हें 2 को मल्टीपल करने में तो हमें हो जाएगा 6, 8। तो अगर 6, 8 है, यहाँ पे बाय द वे 6 और 8 हुआ, तो यहाँ पर कर्ण क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपन को ये याद है तो इसका डबल कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा। क्यों फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा 64 और 36 और 64, 36 और 64 होता है 100 और 100 वर्ग होता है 10 का। ओके फ्रेंड, तो ये हमारी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अगर इसमें बीच का अंतर या इनका जो ओके फ्रेंड रहने दो, हम फिलहाल ऐसे बताया, ज़्यादा डीप में नहीं जाएगा। ओके फ्रेंड, यहाँ पर पाइथागोरस ट्रिपलेट आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे इस थ्योरम का यूज कहाँ कैसे करना है, अगर भुजाओं की लंबाई दी हो, किसी एक भुजा को ज्ञात करना हो, तो एक भुजा ज्ञात करने के लिए आप ए वाली थ्योरम यूज करके उस भुजा की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो आप लोग समझ गए होंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज कहाँ कैसे करना है, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार अब हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। ये आप लोग याद हो गए, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज एंड कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी प्रकार अन्य और त्रिकोणमितीय फलन होते हैं।
अब हम पढ़ने वाले हैं कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ओके फ्रेंड, तो क्या पढ़ने वाले हैं? कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें हम टेबल बनाने वाले हैं और यहाँ की वैल्यू कितनी होती है। साइन 0 की वैल्यू फ्रेंड 0 होती है और साइन 30 की वैल्यू हमारी फ्रेंड कितनी होती है? 1/2 होती है और साइन 45 की वैल्यू फ्रेंड 1/2 होती है और साइन 60 की वैल्यू फ्रेंड √3/2 होती है। ओके फ्रेंड, इसी प्रकार साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब हमें ये ज्ञात करना है कि ये हमारी वैल्यू आई कैसे। ओके, ये तो हमने रट लिया या फिर आगे। अब हमें जैसा कि आपको जानते हो, एक होता है कि हम इसको एक गिनती टाइप से लिख लेते हैं। ओके फ्रेंड, इसको हम एक गिनती टाइप से लिख लेते हैं कि इसको हम लिख लेते हैं 4 0 1 2 3 4। इसको हम 0 1 2 3 4 से लिखते हैं और हर एक संख्या को हम 4 से डिवाइड करते हैं। हर एक संख्या को हम 4 से डिवाइड करते हैं और इन संख्याओं के अनुपात को रूट के अंदर रख देते हैं। ओके फ्रेंड, तो इस प्रकार आप जानते हो कि यहाँ पर हम जैसे कर देंगे 0/4, तो 0/4 का मतलब होता है कि 0 में आप किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है और 0 का रूट हमेशा 0 होता है, तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। या फिर इसको भी देख लो, यहाँ पर ऐसे भाग तो जाना नहीं है, तो यहाँ का 1 का रूट 1 हो जाता है और 4 का रूट 2 हो जाना है। तो इसकी जो साइन 30 की वैल्यू आ रही है वो हमारा जाएगा 1/2। इसी प्रकार ये हमारा कट जाना है, ये हमारा कट जाना है, 2 से 4 कटेगा 2 टाइम, तो यहाँ पर 1/2 आ गया। तो 1 का रूट तो 1 ही होता है, तो 1 का तो 1 हो जाएगा, बट 2 का रूट तो होता नहीं, तो 2 का रूट हम लिखेंगे √2। अब यहाँ पर ये संख्या तो कटने वाली नहीं, ये नहीं कटने वाली, जिसका रूट निकालना है तो निकाल देंगे, जिसका नहीं निकालना तो कोई दिक्कत नहीं, रूट में रख देंगे। तो यहाँ पर 4 तो निकल जाएगा, 4 का रूट होता है 2, तो 2 निकल आएगा √3। यहाँ 60 की वैल्यू जो होगी फ्रेंड वो हमारी कितनी होगी? √3/2। इसी प्रकार 4 से 4 कट जाएगा, 1 जाएगा, तो 1 का रूट होता है फ्रेंड 1। तो यहाँ से आपको वैल्यू क्या होगी? साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 45 की 1/2 होती है, 60 की √3/2 होती है एंड 90 की 1 होती है। ओके फ्रेंड, इसको हम थोड़ी और डीप में देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे होती है। आप लोग हम बता दें कि यहाँ पर अगर एक हम राइट एंगल तैयार करें, इसको हम अगर राइट एंगल तैयार करें, ये हमारा राइट एंगल है। ओके, थोड़े यहाँ पे अगर हाथ से बनाएंगे थोड़ा सही नहीं आएगा, बट यहाँ पे ये समझ लिया हमारा राइट एंगल है। राइट एंगल है और यहाँ पे हम समझ लिएगा यहाँ पे अपना ABC एक राइट एंगल है। और अगर हमें जैसे 0 की यहाँ पे अगर बाय द वे माने, ये हमारा कैसे, जैसे अगर यहाँ पे कोई एक थीटा है। ओके फ्रेंड, यहाँ पे हम ए मान लें, ए मानने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि इसको ABC, ये हमारा कोण मान लो ए कोण है हमारा। यहाँ पर ए कोण है, तो हम जो जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है फ्रेंड, साइन थीटा या साइन ए इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड? साइन ए इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या हम कह सकते हैं लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण का अनुपात क्या कहलाता है? साइन थीटा। अगर हमें cos थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, cos 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ पर तो फिलहाल अभी जो भी कोण होगा अभी 0 नहीं होगा, जो भी कोण होगा हमारा 0 नहीं होगा, तो हम यहाँ पर 0 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? अगर ये बाय द वे मान लो कि ये हमारा 60 डिग्री है, ये हमारा जो कोण है वो 60 डिग्री है, तो इसको हम कर लेंगे तो ये हमारा इससे कम हो जाएगा। अगर इसको और नीचा करेंगे फ्रेंड, तो ये हमारा, अगर जैसे बाय द वे इसको नीचा किया तो 45 को, इससे और नीचा किया तो ये 40 का हो गया, और नीचा करेंगे तो 35 का हो जाएगा, और नीचा करेंगे तो 30 का हो जाएगा, और 25 का, और 20 का। इसी प्रकार आते आते आप एक कंडीशन ऐसे आओगे, यहाँ पे आप आ गए 10 डिग्री पर, और इसको एज इट इज बिल्कुल इसी पर झुका दोगे,
इसको एज इट इज हमने बिल्कुल इसी पे झुका दिया, बी बिंदु पर ही लिया, तो यहाँ पर जो कोण बन जाएगा वो कोण बन जाएगा इन दो भुजाओं के बीच में, आई मीन इस संपात हो जाएंगे, बिल्कुल इसके जस्ट ऊपर ही रहेंगी। तो यहाँ पे जो भुजा इस कोण बन जाएगा वो हो जाएगा 0 डिग्री का। 0 डिग्री की स्थिति में क्या हो जाएगा फ्रेंड कि हमारे जो लंब रहेगा, लंब की दूरी क्या रहेगी फ्रेंड, लंब तो फिर रहा नहीं, लंब की दूरी हो जाएगी 0। लंब की दूरी हो गई 0 और कर्ण, कर्ण तो रहेगा, कर्ण जो कुछ भी रहे कोई पता नहीं है कितने सेंटीमीटर कितने मीटर रहेगा, कर्ण हमारा कुछ भी रहा। आप लोग जानते हो कि नीचे कोई भी नंबर हो, अगर ऊपर हमारा 0 है और नीचे कोई भी नंबर हो 10 20 या 100 भी हो, तो उसकी जो वैल्यू आती है फ्रेंड फाइनली कितनी आती है 0। तो आप कह सकते हैं कि साइन 0 की वैल्यू 0 कैसे आती होगी। तो आपको ज्ञात होगा साइन 0 0 कैसे बना होगा। अगर यहाँ पर एंगल 0 हो तो यहाँ पर ये भुजा बिल्कुल ए और बी जस्ट यहाँ पर, तो सी वाला बिंदु बिल्कुल बी पे आ जाएगा और सीबी की जो बीच की दूरी रहेगी फ्रेंड, सीबी की बीच की दूरी 0 सेंटीमीटर रहेगी, 0 मीटर रहेगी। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा होता है वो BC अपॉन AC होता है। और यहाँ पे BC की जो दूरी है अगर 0 अंश के हिसाब से लेने बाद, तो 0 डिग्री के अकॉर्डिंग BC की दूरी 0 हो जाएगी। BC भुजा जो हो जाएगी सी बिंदु को जस्ट B पे लाना पड़ेगा जब यहाँ पे एंगल 0 अंश का होगा। ओके फ्रेंड, तो आपको 0 अंश ज्ञात हो गया कि 0 अंश के कैसे इसकी व्युत्पत्ति होगी। अब इसके बाद हम देख लेते हैं 30 अंश की। 30 अंश को जानने के लिए अब हम पढ़ने वाले हैं 30 अंश की कैसे व्युत्पत्ति हुई होगी। तो इसको हम रफ कर देते हैं। आपने त्रिभुज तो पढ़े होंगे, आपने पढ़ा होगा समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अब बाय द वे हम लोग मान लेते हैं हम लोग जानते हैं कि हमारा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। ओके फ्रेंड, ये हमारा कौन सा त्रिभुज है फ्रेंड, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। सारी भुजाएं मतलब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, आई मीन तीनों भुजाएं इक्वल होती हैं। अगर तीनों भुजाएं इक्वल होती है तो इस कंडीशन हम कह सकते हैं कि जो एंगल है वो हर एक एंगल बराबर होंगे, और हर एक एंगल बराबर होंगे आई मीन हर एक एंगल 60 अंश का होगा। ओके फ्रेंड, हर एक कोण 60 अंश का होगा। अब हम क्या करते हैं कि यहां से हम इसका एक समद्विभाजक कर लेते हैं। इसको, इस भुजा को हम समान दो भागों में विभाजित कर लेते हैं, समद्विभाजक। तो समद्विभाजक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड, इस बिंदु के जस्ट बीच एंगल से, इससे हम इस बिंदु से इस पर डालते हैं लंब। अगर इस बिंदु से हम इस बीच पर लंब डालते हैं तो क्या होगा फ्रेंड, बिल्कुल हमने इसके जस्ट मिडिल से ज्ञात होगा, आई मीन जो एंगल था इसको हमने हाफ एंगल में तोड़ दिया। आई मीन जो हमारा 60 अंश का कोण था उसको हमने 30 अंश में तोड़ लिया। तो ये हमारा हो गया 30 अंश और ये हमारा हो गया 30 अंश, क्योंकि पहले ओवरऑल पहले 60 अंश का था तो अब 30 अंश। अगर इस वाली बिंदु से हम इस पर लंब डाला तो कंफर्म है ये हमारी भुजा होगी 90 एंगल या ये वाली भुजा होगी 90 एंगल। ओके फ्रेंड, कोई भी भुजा से 90 एंगल हो जाएगी। तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर कोई भी एक त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग,
जैसे हम मान लें ए बी सी, ए बी सी। अगर हमें बाय द वे 30 की वैल्यू ज्ञात करनी है, अभी हमें फिलहाल 30 अंश का मान ज्ञात करना है। और हाँ फ्रेंड, स्टार्टिंग हमारा जो त्रिभुज था वो था हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या कहलाता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज के हिसाब से एक नंबर और ले लेते हैं कि भुजाओं की लंबाई। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज अपना ए बी सी था, तो हर एक भुजा की लंबाई 10 10 10 10 थी। ओके फ्रेंड, हर एक भुजा की लंबाई 10 10 मान लो 10 10 20 20 ही मान सकते, नो प्रॉब्लम। अगर 10 10 है तो यहाँ पे इस वाली बिंदु से हमने इस वाली भुजा पर डाला था लंब, तो ए दो भागों में विभाजित कर दिया। तो दो भाग में विभाजित करने का मतलब ये है कि ए 5 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, तो ए 5 सेंटीमीटर आई, अगर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, मीटर और मीटर, दो भागों में डिवाइड किया तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एक बिंदु मान लेते हैं डी। ओवरऑल पहले था 10 का, 10 इकाई का, तो इसको दो भागों में हाफ हाफ भागों में डिवाइड किया, ए 5 इकाई, ए भी 5 इकाई। तो आप कह सकते हैं कि सी डी की बीच की दूरी हो जाएगी 5 इकाई। ओके फ्रेंड, तो इसी प्रकार बी डी भी 5 इकाई होगा। ओके, और ए सी हमारा 10 इकाई दिया है। और ए वाली भुजा कितनी होगी, ईडी की भुजा कितनी होगी, ईडी की लंबाई कितनी होगी, आपको ईडी क्या करना है। आप लोग जानते हो कि यहाँ पर बी सी 5 दिया है और यहाँ पे ए सी हमारा दिया है 10 इकाई। ओके फ्रेंड, ये हमारा दिया है 10 इकाई। तो आपको ज्ञात करना है एडी की बीच की दूरी की, एडी अपना कितना होगा। तो अभी हमने बताया था कि अगर हमारा कोई एक राइट है, एडी आप लो, तो यहाँ पे कोई भी एक त्रिभुज ले लो ए बी सी। तो यहाँ पर हम एक समकोण राइट एंगल या समकोण त्रिभुज ए डी सी में, एडीसी में हमें ईडी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है फ्रेंड, वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और इस वर्ड में हम बोलेंगे एडी है, जो एडी हमारी क्या हो जाएगा फ्रेंड, आधार हो जाएगा। तो आधार ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी एडी हमारी हो जाएगी लंब हो जाएगी। लंब ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, कर्ण हमारी दी है 10 का स्क्वायर बराबर लंब हमें ज्ञात करना, लंब को ऐसे देख लेना। और कॉस है, जो कॉस हमारे सॉरी आधार है, आधार हमारे दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100 और 5 का स्क्वायर 25। तो इसको 25 को हम इस साइड लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 100 - 25 इक्वल टू लंब का स्क्वायर। 100 - 25 हमारा हो जाएगा 75। तो 75 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको हम इस साइड, इसको साइड लिख रहे हैं, तो लंब का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 75। तो लंब इक्वल टू हो जाएगा √75। ओके फ्रेंड, लंब जो हो जाना है वो हमारा √75। तो यहाँ पे जो लंब निकलेगा फ्रेंड, वो लंब निकलेगा 75 का रूट निकालेंगे तो ये आएगा 5√3। ओके फ्रेंड, ये हमारा आ गया 5, जिस लंब को हम कहते हैं एडी। जो एडी की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है हमारी √5√3। ओके फ्रेंड, इसकी जो वैल्यू हो जाना है हमारी, वो कितनी हो जानी है, 5√3। अब इस एंगल के हिसाब से समझ लो, इस एंगल के हिसाब से समझ लो। अब हम इससे 30 अंश की और 60 अंश की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे कि 30 अंश की वैल्यू sin 30 अंश की वैल्यू 1/2 ही क्यों होती है और 60 30 अंश की वैल्यू √3/2 ही क्यों होती है। ओके फ्रेंड, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि यहाँ से अगर ये 5 है, ये 5√3 है, तो ये 10 होगा, या ये तो ये हो गया, या ये तो ये निकलेगा। ओके फ्रेंड, ये हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया। अब इससे हम ज्ञात कर लेते हैं। ओके, जैसा कि हमें निकालना है 60 अंश या 30 अंश, हम निकालते हैं sin 30 अंश। अब भी हमने बताया था हमारा एंगल ये है, अगर हमारा थीटा यहाँ पर है तो थीटा के हिसाब से थीटा के सामने वाली भुजा कहलाती है हमारी परपेंडिकुलर, जिसे हम बोलते हैं लंब, और थीटा से लगी हुई भुजा कहलाती है हमारी आधार और कर्ण। तो कर्ण तो कन्फर्म है यही होगी और आधार हो जाएगा ये। तो फिलहाल 30 अंश के लिए ए हमारी भुजा काम करेगी आधार का, और ए वाली भुजा हमारी काम करेगी लंब का, और ए किसी भी थीटा के हिसाब से ए वाली भुजा हमारी कर्ण का काम करेगी। और अगर 30 अंश ज्ञात करना है आपको, तो 30 अंश ज्ञात करने के लिए आप क्या लिखते हो कि यहाँ पे जो साइन थीटा होता है वो होता है हमारा
लंबवती कर्ण। ओके फ्रेंड, लंबवती कर्ण। तो 30 के लिए 30 यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा 30 के लिए लंब क्या है फ्रेंड, लंब हमारा हो गया 5 और कर्ण हमारा कितना है 10। 5 से 10 कटेंगे 2 टाइम, तो यहाँ इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो आप लोग जान गए होंगे कि 30 की वैल्यू 1/2 कैसे है। ओके फ्रेंड, प्राचीन काल में उन्होंने ऐसे ज्ञात किया होगा, हम कह तो नहीं सकते कैसे ज्ञात किया होगा, ऐसे तो ज्ञात नहीं किया होगा। 0 1 2 3 लिख लिया, 0 1 2 3 4 लिख लिया, तो उसको 4 से डिवाइड किया, रूट लगा दिया, वैल्यू निकाली, ऐसा नहीं होगा, कुछ ऐसे किया होगा। और फ्रेंड तो sin 30 की वैल्यू 1/2 हो गई। इसी प्रकार अब हम 45 के लिए अभी हम 60 की समझ लेते हैं। तो sin 60 अंश का मान ज्ञात करें। अब हम क्या करते हैं कि 60 अंश यहाँ आ गया, तो हमने क्या बोला था, हम जिस भी थीटा को होते हैं उसकी जस्ट सामने वाली भुजा कहलाती है परपेंडिकुलर, और उससे लगी हुई भुजा कर्ण और आधा कहलाती है। तो अब इस हिसाब से थीटा के इस sin 60 अंश के हिसाब से ए वाली भुजा जो हमारी हो गई सीधी भुजा, ए हमारी हो गई आधा, और ए वाली भुजा हमारी हो गई परपेंडिकुलर, और ये हमारी भुजा हो गई हाइपोटेन्यूज बोले कर्ण। तो जो कि sin थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब कितना दिया है फ्रेंड, लंब हमारा दिया है 5√3 और कर्ण कितना दिया है फ्रेंड 10। तो यहाँ से 5 को 10 से काटेंगे 2 टाइम कटेगा, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड वो होगी हमारी sin 60 अंश का जो मान होता है फ्रेंड वो हो जाएगा हमारा √3/2। तो sin 60 अंश की जो वैल्यू आ गई हमारे फ्रेंड कितनी आ गई √3/2। ओके फ्रेंड, अब हमारे 45 और 90 और बचे। तो 45 90 को और एक बार समझ लो, तो उसके बाद अपन ये वैल्यू रटनी नहीं पड़ेगी, अपन को ज्ञात हो जाएगा ये वैल्यू क्यों आई है, क्योंकि इनका रीजन पता पड़ गया कि ये वैल्यू कैसे निकली थी। ओके फ्रेंड,